हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बाकी रह गया था नेवी हमारे सारी क्लास। देखो हिस्ट्री में जो कुछ हिस्ट्री थी, ठीक है, लाइक हम लोग कहते हैं ना कि एंशिएंट हिस्ट्री की जो बीबीए टॉपिक्स थी रिलीजन मैंने कराई। अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे, मेडिवल हिस्ट्री में कुछ कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉलिटी स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज हिस्ट्री पढ़ पढ़ के बच्चे बोर हो रहे थे। कह रहे सर हिस्ट्री बोरिंग लगता है, थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ो। ज़्यादातर रेफरेंस हम लोग लूसेंट बुक से लेंगे, बट लूसेंट बुक में भी जरूरत है ज़्यादा है आपके एग्जाम के लिए, उतना हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, जब हम पहुंचेंगे ना पॉलिटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि किस तरीके से बना, आर्टिकल किस तरीके से काम कर रहा है, तो रूसेंट पढ़ के या फिर अदर बुक पढ़ के आपको बोरिंग फील होता होगा, बोर बोर हो जाते होगे। बट ट्रस्ट मी, मैंने स्टार्ट कर दिया ये सीरीज। मैं जो पढ़ाऊंगा हैंड रिटन चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट बहुत मजा आएगा। 100% में बहुत कम चीजों को, लूसेंट का 1/4 में पढ़ाऊंगा, 1/4 हिस्सा, ठीक है। लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम के लिए मस्त VBA चीजों को निकाल निकाल के ला रहा हूँ। पढ़ो आप, जितना करा रहा हूँ आराम से नोट्स बनाओ। इसकी PDF को मैं टेलीग्राम पे दे दे रहा हूँ। जितनी भी GK क्लासेस हो रही हैं टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे @edu_study, और वहां से पढ़ने के बाद आप बहुत ही मतलब फील करोगे ना एग्जाम के टाइप पे, हाँ जो चीज हमने पढ़ी वहां से। लूसेंट में आपके एग्जाम के लिए MR और SR से बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का है। एयरफोर्स, वाई ग्रुप, कोस्ट गार्ड सब एग्जाम से लेवल ऊपर का है। इन सभी एग्जाम में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहे हो, अगर लगाना है आपको, तो नेवी MR की लॉन्च हो गई है A to Z स्टडी ऐप के ऊपर। SR की भी 2 दिन में लॉन्च हो जाएगी। तो MR की मॉक टेस्ट देखो, अभी इसकी प्राइस है 150 रुपीज। और अगर आप जहां पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है वहां पे ना प्राइसिंग का ऑप्शन दिखेगा, कोड अप्लाई करने के लिए मिलेगा। अगर आप एक यूज कर लेते हो कोड हमारा A to Z 50, तो 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बहुत ही लिमिट टाइम के लिए ऑफर है, और इससे आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। जस्ट 103 रुपीज, 103 रुपए में, मतलब टैक्सेस वगैरह ऐड करके 102 पॉइंट कुछ रुपीज, मतलब 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर इनरोल हो जाओगे। इस टेस्ट सीरीज को आपको कहाँ पे लगाना है, तो A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये बेस्ट टेस्ट सीरीज होगी नेवी MR के लिए, बिकॉज मैंने बनाया भाई। इतना दिन से मैं कहाँ बिजी था, मॉक टेस्ट बनवा रहा था, इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं करा रहा था। तो MR की मॉक टेस्ट रेडी है, SR के ऊपर वर्क चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट वो भी रेडी हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पे क्लासेस वेब चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलो गाइज, अभी स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट आपको ज्वाइन करना, फटाक से अभी डाउनलोड करके ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। पेमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है व्हाट्सअप कर दो 7279047787। अगर आपको पेमेंट करने नहीं आ रहा तो, अगर आप हमारी पेड बैच में हो तो आपको अलग से मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पेड बैच में नहीं हो और आपको पेड बैच चाहिए तो मॉक टेस्ट मत खरीदना, आप हमारे पेड बैच में आ जाना MR के, उसके अंदर मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। और हमारी पेड PDF वगैरह सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगी, अलग से कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा MR के बैच के लिए। आ जाते हैं हम लोग पॉलिटी के ऊपर। देखो पॉलिटी जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंदर हम क्या करें, डायरेक्टली हम संविधान किसे बनाइए पढ़ ले, नहीं, संविधान क्यों बनाना पड़ा ये चीज पढ़ना होगा हमें। ये संविधान की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऑलमोस्ट मैं बताता हूँ, संविधान की प्रेरणा मिली है ब्रिटिशर्स से, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो संविधान नाम का कोई चीज नहीं था, स्पेशली पूरे, मतलब कहते हैं ना, पूरे इंडिया को चलाने के लिए। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कहते हैं ना कि जनपदों में बटा हुआ था भारत। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से ना ये कह सकते हैं, उन्होंने पूरे भारत को जोड़ा तो नहीं, बट फिर भी जब वो राज करने लगे ऑलमोस्ट भारत के ऊपर ना, तो भारत ऑटोमेटिकली जुड़ गया, ठीक है। क्योंकि उस समय तक राजतंत्र खत्म हो गया था, राजा खत्म हो गया था इंडिया में। जैसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग राजा होते थे, वो खत्म हो चुका था। अब एक ही राजा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर अब ब्रिटिशर्स को मान लो वो हमारे राजा थे। मैं बता रहा हूं आपको, अब एक सिंगल राजा पूरे कंट्री को कंट्रोल कर रहा था। तो ऑलमोस्ट इंडिया कंट्रोल हो गया था। लेकिन उससे बहुत पहले अगर इतिहास में जाओगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये काम कर लिया था। मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसने अखंड भारत बना लिया था उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर। तो वो तो बहुत पहले की बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बहुत बाद की आओगे तो फिर बहुत सारे राजा अलग अलग बटे, फिर अलग अलग वंशज आए, फिर मुगल्स आए, दिल्ली सल्तनत है, सभी चीजों करके ना अलग अलग बटा पूरा भारत। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है, वो राज करते हैं। राज करने के बाद किस तरीके से राज करने का मौका मिला, और मौका करने के बाद भारत को चलाने के लिए कुछ उन्होंने भी एक्ट बना दिया, ठीक है। अब बोलोगे उनको किसने अधिकार दिया? भाई जो चीज आपको मिल जाता है आप उस पर अधिकार बना लेते हो, ठीक है। अगर आपने एक बाइक खरीद ली ना, तो आप वेट नहीं करोगे कि वो कंपनी वाले से पूछ के उसको कलर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, खुद से आप कर लोगे जो मन में आएगा। इस तरीके से इंडिया मिल गया जब ब्रिटिशर्स को, वो अपने हिसाब से एक्ट बनाने लगे, इंडिया को चलाने लगे। तो वही एक्ट के बारे में आज जानेंगे। सारे एक्ट्स के बारे में नहीं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, लूसेंट में भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। क्या सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? तो हाँ, लेकिन वो UPSC के, SSC के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में डिफेंस के अंदर जो पूछा जाना चाहिए वो बहुत ही सफिशिएंट चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, बहुत ही लिमिट से चीजें। बट
उन्होंने एंट्री कैसे मारा राज्य करने के ऊपर, वो जानते हैं। देखो मेनली इतिहास में दो युद्ध जो हुआ ना, दो बैटल हुआ, बड़ा फेमस हुआ। बोलोगे ऐसा कौन कौन सा बैटल था भाई? आपने सुना होगा, फर्स्ट बैटल मैं आपको समझाता हूं, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, आपने सुना होगा प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध आपने सुना होगा। अब मैं सबसे पहले यहां से क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं, यहां से चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब हुआ, ये चीज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आपके माइंड में आ रहा है तो रिकॉल करो कब हुआ था भाई। तो 23 जून 1757। ठीक है, तो ये डेट बहुत ही वीवीआई है, बहुत बार एग्जाम में पूछ रहे थे प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अब सवाल ये आता है किन के बीच लड़ा गया भाई। तो ये चीज कह सकते हो ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये लड़ा गया किसके ऊपर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कंपनी क्या लिखना है बस डायरेक्टली समझ लो, पता है आपको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ये किसके था? बंगाल के नवाब। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल, या फिर बंगाल नवाब, बंगाल का नवाब लिख लो, बंगाल सूब लिख लो, जो भी लिखते हैं, नवाब ऑफ बंगाल कह लो। ठीक है, अब इनकी तरफ से कौन कौन से था ये तो सबको पता है ना कि ब्रिटिशर्स होंगे, क्योंकि उनको राज करना था। तो बंगाल के नवाब कौन थे उस समय, ये चीज पूछ देता है। ठीक है, तो वो उस समय कौन था भाई? सिराजुद्दौला था। दो नाम एक जैसा लिखेगा लगेगा, मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। सिराज उद दौला। ठीक है, उस समय बंगाल का नवाब कौन था जब प्लासी का युद्ध हुआ था? तो सिराजुद्दौला। तो क्या सिराजुद्दौला लड़े थे खुद आके? ऑब्वियस चीज है, वॉर में उनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, उसको लीड कौन कर रहा था? तो ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लायू। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रॉबर्ट क्लायू एंड बंगाल के नवाब की तरफ से कौन लीड कर रहा था आपका? इसका नाम था मीर जाफर। ठीक है, जाफर या फिर जाफर, जिस तरीके से लिखते हैं इसको। ठीक है, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लायू। अब ध्यान से सुनना, मैं इसके बारे में चीजों बताऊंगा। और इसके तरफ से था मीर जाफर। अब यहां से क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज सुनना, इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ मत सुनो। देखो ये कौन था भाई? ब्रिटिशर्स विनर हो गए यहाँ। अब देखो मैं इसके बारे में क्या बताता हूँ। ये जो प्लासी का युद्ध हुआ ना, इसमें हुआ क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ा गया और बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनकी तरफ से लड़ा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेना नायक था, नेतृत्व कर रहा था, लीड कर रहा था, वो था रॉबर्ट क्लायू। और बंगाल के नवाब की तरफ से जो सिराजुद्दौला का सेना नायक था, मीर जाफर था। तो ये चीज आपको याद रखना। और देखो इनके पास 3,500 से भी कम सेना थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 2100 के आसपास ना सेना इंडिया से मतलब भारतीय सैनिक उसने उठा रखा था ब्रिटिशर्स ने। 910 950 910 नहीं 950 सिर्फ ब्रिटिशर्स थे वहां पे, और 2100 के आसपास वो थे भारतीय सैनिक थे, और उनके पास कुछ आर्टिलरीज वगैरह थी। लगभग 3,500 से भी कम सेना के साथ ये युद्ध जीत जाते हैं। बोलोगे कौन सी बड़ी बात है सर, इनके पास कम होगा? नहीं, पता है बंगाल के नवाब के कितने सैनिक थे? एक्सपेक्ट करो कितनी होंगे? 50,000। 50,000 सैनिक थे, उसके बावजूद भी ये हारे। रीजन, मीर जाफर ने धोखा दे दिया था। ठीक है, अपने नवाब को, और जाके उसने संधि कर ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, रॉबर्ट क्लायू के साथ। अब क्यों भाई? कि नवाब को हराओ, मेरे को सत्ता दो, मैं तुम्हारे अंदर काम करूंगा। ये देख लो, इसको नवाब नहीं, इसको दोगला कहते हैं। नवाब वो जो किसी के अंडर में ना रहे। तो कुल मिला के क्या मिला आपको? मीर जाफर सैनिक था जो नवाब, बंगाल का नवाब का, सिराजुद्दौला का, इसने धोखा दिया। ये पूछता है एग्जाम में, बताओ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहा था प्लासी के युद्ध में? तो रॉबर्ट क्लायू। बंगाल को लीड कौन कर रहा था? सेना नायक कौन था? मीर जाफर, जिसने धोखा दिया और वहां का नवाब बना दिया गया। ठीक है, अब नवाब बनाया गया ना, तो इसने बहुत सारी मतलब चापलूसी स्टार्ट कर दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो जो कहता गया ना, वो करता गया। लास्ट में हुआ क्या? बहुत ज्यादा पैसा वैसा खर्च किया ब्रिटिश इंडिया कंपनी पे, जितना मांगा गया कंपनी की तरफ से ये देते गया खजाना, सरकारी धन उठा के। अब बंगाल ऑलमोस्ट गरीब हो चुका था, फिर चलाने के लिए इसको जरूरत पड़ा तो वो कंपनी से ऋण की तरफ से लेने लगा। देखो हुआ क्या ना कि मैं दोस्त बनाता हूँ, मैं दोस्त को अपना सारा पैसा खर्च कर देता हूँ। अब उसी दोस्त को खुश करने के लिए मैं उसी से कर्ज लेके उसको खुश कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? मीर जाफर अंदर से खोखला हो चुका था। अब जब मैं किसी दोस्त से कर्ज लूंगा तो मेरे को वो दोस्त भी क्या करेगा? बार बार कहेगा तेरे पास कुछ है नहीं, तू हट। तो फिर षड्यंत्र करके मीर जाफर को हटाया गया। वो किस तरीके से हटाया गया मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले हम लोग जानते हैं
एक अगले युद्ध की तरफ। बोलोगे अब कौन सा युद्ध हो गया सर? एक हुआ बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। अब बोलोगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई बक्सर का युद्ध? बक्सर का युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। ये भी, अब ये दो युद्ध ऐसे थे ना, बैटल ऑफ प्लासी, यहां से भी इन्होंने जीत लिया अच्छा खासा। बंगाल के, देखो बंगाल पे कंप्लीटली उन्होंने कैप्चर नहीं किया, लेकिन वहां का राजा को अपने अधीन कर लिया, तो एक तरीके से कैप्चर ही कर लिया ना उसने। लेकिन कंप्लीट जो कैप्चर उन्होंने किया बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है, बंगाल के सॉरी बक्सर के युद्ध के बाद। यहाँ क्या हुआ वो तो अलग चीज है, कब हुआ ये? 22 से लेके 23 अक्टूबर 1764 को चला था युद्ध। ये चीज आपसे पूछता है, ठीक है, क्या पूछता है? इसका डेट। तो आपसे डेट डायरेक्टली ना पूछे तो बस ईस्वी पूछ लेगा। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, एंड 1757 के अंदर हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। दोनों चीजें बहुत बीबीआई हैं, डेट आपको याद रखना होगा। अब पूछ सकता है ना किसके किसके बीच हुआ, तो स्टिल मैं कहूंगा ये दोनों किसके किसके बीच हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के बीच में हुआ। एंड यहां से दो तीन लोग मिल गए। अब एक तो था बंगाल का नवाब, नवाब ऑफ बंगाल कह लो, ठीक है, ओके। अब मैं समझाता हूं यहाँ पे। जब ये क्या था ना, मीर जाफर का वो था एक दामाद, ठीक है, मीर कासिम, तो जो कि वो बन गया था, उस समय बंगाल का नवाब था, ठीक है। इसके बाद अवध का नवाब याद कर लो, ठीक है। एंड एक था मुगल एम्पायर था, मुगल किंग कह लो, एम्पायर कह लो, जो कहना आपको कह लो। इन तीनों का नाम याद रखना, इन तीनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बोलोगे सर पॉलिटी पढ़ा रहे हो हिस्ट्री, तो पॉलिटी में घुसने के लिए हिस्ट्री जानना जरूरी है, क्योंकि भारत की राजनीति ही स्टार्ट होती है ब्रिटिशर्स के बाद, ठीक है। असली राजनीति जब स्टार्ट हुई, जो प्रेजेंट में दिख रही है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स से लिया गया है, क्योंकि जो चाणक्य टाइम की राजनीति थी अर्थशास्त्र में, वो देखने के मिलता नहीं है रिसेंट में। इन तीनों का नाम याद रखो। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? आप बोलोगे सुजाउदौला, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया। इन लोगों का नाम भी था ना सुजाउ, ठीक है, दौला। अब बोलोगे नवाब यहाँ का कौन था? मैंने उल्टा बोल दिया, बंगाल का था सुजाउदौला, यहाँ का था मीर कासिम, मैंने लिख दिया ये था तो मीर कासिम, और यहाँ का था अवध का सुजाउदौला, ठीक है, ये याद रखना। मुगल किंग कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। अब इन तीनों का नाम खाली याद रखना। नवाब अवध का नहीं है, नवाब ऑफ बंगाल या फिर बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। अवध का नवाब था सुजाउदौला। अब दो चीजें मैंने पहले पढ़ाया था आपको, उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और इसमें अवध का नवाब है सुजाउदौला, दोनों अलग अलग हैं। मुगल का किंग कौन है? शाह आलम द्वितीय। ये दोनों तीनों चीज एक तरफ से थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक तरफ, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ना एक और इंसान था, बलवंत सिंह नाम का इंसान था, जिसकी आर्मी, जिसने अपना भी सेना बना रखा था, जो कि ब्रिटिश के तरफ से लड़ रही थी, फाइट कर रही थी, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका नाम, ठीक है। अगेन यहाँ पे विनर कौन हुआ भाई? यही हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये चीज थी। अब यहाँ पे एक दो चीज और समझो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना 3 स्टेट या फिर 3 जगहों को उसने कंप्लीटली कैप्चर कर लिया। वो कौन कौन से जगह है भाई? बंगाल, बिहार, झारखंड। इस युद्ध के बाद ये 3 जगह है ना कंप्लीटली खो दिया गया, बंगाल, बिहार, झारखंड। इनको इन्होंने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया, बिल्कुल भी। ब्रिटिश ने, किसने भाई? तो अंग्रेजों ने। अब जब ये 3 जगह मिल गए ना, तो यहां से इन्होंने शासन बनाना शुरू कर दिया। अब बताओ, जहां पे आप एक कंपनी चलाने आए थे, कोई आपने जमीन लीज पे ली, खरीदी, बहुत सारे तुम तड़ाम किए, यहाँ के राजा के सामने हाथ जोड़े कंपनी खोलने के लिए, समझ लो बात। आप कहीं जाते हो कंपनी स्टार्ट करने, बहुत ही रिक्वेस्ट करके लेते हो, ठीक है, जगह वहां पे खरीदते हो, रेंट वेंट पे, फिर खरीदते हो लीज पे। अब सडनली वहां के किसी स्टेट में आप राजा बन जाते हो, समझ रहे हो? तो आपका दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, यहाँ पे इस स्टेट में राजा बने, बगल वाले को भी देख लेते हैं, बगल वाले को भी देख लेते हैं, उस कंट्री पे राज करना चाहोगे। वही काम किया गया अंग्रेजों के द्वारा।
अब यहाँ से इंटर करते हैं वो भारत पे शासन करना स्टार्टिंग में। अब जब शासन करना है स्टार्टिंग मेनली बंगाल पे जब वो शासन करने लगे तो अच्छा खासा एक समृद्ध और बड़ा सा राज्य था, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से ना एक्ट बनाने शुरू किए। वो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा, सारे एक्ट्स तो नहीं पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट एक्ट्स, ठीक है, जो बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा। जिसमें से सबसे पहला, और पहला दूसरा मत करो, जस्ट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए नंबर वाइज नहीं पढ़ाऊंगा। जो आपको लूसेंट में भी दिख जाएगा या फिर किसी भी बुक में जाओगे पढ़ने तो 1773 का जो है ना रेगुलेटिंग एक्ट मिलेगा आपको, रेगुलेटिंग एक्ट। ये चीज क्या है मैं बताता हूं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से इन्होंने एक्ट बनाना शुरू कर दिया। जब एक्ट बनाना यहां से शुरू कर दिया ना तो यहां से तीन चीजें स्टार्ट हुई। अब क्या क्या स्टार्ट हुई भाई? तो सबसे पहले इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा आपको लाइक वो जब वो एक्ट बनाते हैं ना तो बंगाल के ऊपर कैप्चर कर चुके थे उस समय, आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने किया क्या ना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको नोट मत करना, खाली जानो 1773 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में चल रही थी वो अब कंपनी नहीं रहती थी। अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया भारत को कंट्रोल करने एक तरीके से, ओके। और इन्होंने बंगाल का जो गवर्नर था उस समय ना नाम चेंज कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर को हटा के या फिर गवर्नर ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर ऑफ बंगाल को हटा दिया गया। उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया, जनरल कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब ये नहीं कहा गया कि तुम बंगाल के ये हो वो, चुपचाप हटो भाई, गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा, ओके। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना ये भी चीज यहीं से स्टार्ट होता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना? तो आपने नाम सुना होगा एक वारेन हेस्टिंग, क्या कहते हैं उसको, वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। तो इसको बनाया गया पहला गवर्नर। तो ये चीज थोड़ा सा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये गवर्नर जनरल कहाँ का? तो बंगाल का। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह लो, यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। मैं थोड़ी सी कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन्होंने कहने लगे। अब देखो क्या किया इन्होंने, क्या कहा कि जो बंगाल का गवर्नर था ना उसको अब नाम बदलो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहो, ठीक है, या फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे। और पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। और बम्बई और मद्रास को भी ना बंगाल के अधीन में ले लिया गया। तो ये चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ चीजें वही मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज हुई थी। और वहीं पे ना एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई, हाई कोर्ट बना, ठीक है, कोलकाता के अंदर, ठीक है। हाई कोर्ट बनाया गया कोलकाता के अंदर 1774 ईस्वी में, ठीक है, एडी के अंदर बनाया गया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका चीफ जस्टिस कौन था भाई? एलिहाज इम्पे, क्या, सॉरी एलिहाज नहीं, एलिजा इम्पे नाम था, एलिजा इम्पे, ये नाम का एक चीफ जस्टिस बनाया गया एलिजा इम्पे को। कहाँ का भाई? तो ये जो हाई कोर्ट बना था ना कोलकाता के अंदर उसको। और भी तीन थे, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड करके, और अदर जस्टिस भी थे यहाँ पे, उनका नाम उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चैम्बर्स, लिमेंस्टर्स एंड हाइड, ये तीन भी थे, ठीक है। बट मेनली पूछा जाता है ना कि बताओ 1774 में जो हाई कोर्ट बना था कोलकाता के अंदर उसका चीफ जस्टिस कौन था? तो एलिजा इम्पैक्ट जो नाम था वो था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में इससे ज्यादा कुछ मत जानो, कुछ मत जानो, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, लिख के ले लो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले एक्ट की तरफ। अगला एक्ट हमारा कौन सा होने वाला है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये कब का है? 1781 का है, ठीक है। 1781 का सेटलमेंट अधिनियम, सेटलमेंट अधिनियम,
अब इसके अंदर क्या किया गया, तो इसके अंदर कुछ भी खास चीज नहीं हुई। इसका सबसे पहला काम था ना कि जो 1773 के अंदर इन्होंने ना गलतियां की थी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, 1773 का या फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो थी उसमें इंप्रूवमेंट लाई ये लोग, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट की क्या की थी, उसको कॉरेक्शन किया गया, उसमें इंप्रूवमेंट किया गया, और इसमें कुछ खास नहीं हुआ, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया था ना, बंगाल को तो कैप्चर कर ही रखा था भाई ने, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। ये 3 स्टेट को क्या किया गया ना, गवर्न किया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा, ठीक है। गवर्न बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो या फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कह लो, उनके द्वारा गवर्न करने लगा गया, या फिर कोलकाता गवर्नर के, ठीक है। कोलकाता की जो गवर्नमेंट थी, गवर्न बाई कोलकाता गवर्नमेंट। ये चीज समझना इसके अंदर क्या हुआ था। 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था उसके अंदर कुछ खास चीजें नहीं हुई है, एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको सुधारा गया। फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो 3 जगह थे इनको कानून बनाना था इनके लिए भी, तो वो पूरा का पूरा ठेका दे दिया गया कोलकाता के गवर्नमेंट को ही, बस इसके बारे में और कुछ मत जानो, ठीक है। देखो एक है 1774 का ना पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो देखो इसके अंदर मेनली क्या हुआ ना, 2 चीजें बनाई गई, पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको बताते रहूंगा क्या चीजें। पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। 1784 का क्या हुआ भाई, पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया, या फिर आप इसको अधिनियम भी कह सकते हो। अब इसके अंदर कुछ खास नहीं हुआ। अब इन्होंने ना देखो, अब क्या चल रहा था, कंपनी चल रही थी अच्छी खासी, ठीक है, कंपनी ने हाथ पैर फैला लिए थे। अब इन्होंने क्या किया ना, 2 चीजें बना के रख दी। अब वो 2 चीजें क्या क्या बनाई गई, अब समझ लो। कानून बनाना है ना आखिर देश के लिए, देश तो हाथ लगा उनके, तो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिया। ऐसा क्यों किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को काम मतलब वो थमा दिया ना कि भाई आप बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें चल रही हैं कंपनी की वो देखो, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के कहा गया ना कि जो भी चीजें पॉलिटिक्स चल रही है ना, पॉलिटिक्स, उसके बारे में आप देखो, मतलब किस तरीके से सत्ता चलाना है। अब देखो कंपनी में ये सारे एक्ट कंपनी के लिए बनते थे, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भारत पे डाला जाता था, बोला जाता कि कंपनी के लिए बना रहे हैं और उसको चलाया जाता भारत, ठीक है। कहते थे कि कंपनी के लिए अधिनियम है ये, लेकिन उन्होंने 1784 का एक पिट्स इंडिया एक्ट बनाया, उसमें उन्होंने कंपनी की तरफ से क्या किया गया, 2 बोर्ड की स्थापना की गई। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा गया कि तुम कंपनी को देखो कि बिजनेस को किस तरीके से चलाना है, ओके। दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। अब कहा गया भाई बिजनेस तो खेल लिया गया बहुत, अब इस देश को देखो, तुम इस देश की सतह पे कैसे हासिल करनी है, सतह पे कैसे कायम रखना है, सतह पे कैसे और पकड़ मजबूत बनानी है, उस चीज को देखो, जो काम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कर रहा होता है। तो ये चीजें पूछी जाती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था, तो व्यापार करना था, व्यवसाय से रिलेटेड था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम है, तो व्यापार से रिलेटेड है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या काम है, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सभी चीजें पूछी जाती है। एंड नेक्स्ट में आपको ना चार्टर एक्ट के बारे में बताता हूँ। चार्टर एक्ट्स, तो हमारे पास ना पूरे 4 चार्टर एक्ट हुए, सारे 20 ईयर्स के। 20 वर्षीय चार्टर अधिनियम पूछा जाता है ना ऑप्शन दे के कि निम्न में कौन सा 20 वर्षीय चार्टर अधिनियम नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं पहला चार्टर अधिनियम हुआ था आपका 1793 में, तो देन अब इसके अंदर 20 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, 1813 मिलेगा, ठीक है। 1813 में मैं और 20 ऐड कर दूंगा, क्या मिलेगा मेरे को, 1833 मिलेगा। इसके अंदर और मैं 20 ऐड कर दूंगा, मेरे को क्या मिलेगा, 1853 मिलेगा। अब इसमें डिटेल में वो लोग नहीं घुसते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशियंट है, बस ये याद रखोगे। इसके अंदर डिटेल में तो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन आपको नहीं, वो यूपीएससी और एसएससी को पढ़ना है, आपको नहीं। ये चार्टर अधिनियम है, पूछा जाता है, लाइक देखो ये दे देगा ऑप्शन में, ये दे देगा ऑप्शन में, ये दे देगा ऑप्शन में, और एक कुछ और डाल देगा, लाइक 1700
कुछ भी डाल सकता है, या फिर 1800 कुछ भी डाल देगा। बोलेगा ना निम्न में कौन सा 20 वर्षीय चार्टर अधिनियम नहीं है, ठीक है, तो आप किसको चूज करोगे? जो इन चारों से डिफरेंट होगा उसको चूज करोगे। अब इनमें से क्या क्या काम हुआ, किसमें किसमें क्या हुआ, वो सभी चीजों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। 1813 वाले में समझना ये चीज है ना कि 20 साल के लिए वो उनको अधिकार बढ़ा दिया गया था कंपनी को, कि हाँ चलो 20 साल और कंपनी चलेगी, वो चलेगी, ठीक है, मतलब मार्केटिंग इस तरीके से करेगी, चीन के साथ तुम व्यापार करोगे, पूर्वी देशों के साथ तुम चाय का व्यापार करोगे, ये सभी चीजें बढ़ाई गई थी। ठीक है, एक्सटेंड किया गया था, एक्सटेंडेड बाई 20 ईयर्स, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो एक्सटेंड कर दिया गया 20 ईयर्स के लिए, मतलब 20 साल तक कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। बाकी उतना मत पढ़ो, ये 4 चीजें पढ़ो कि चार्टर एक्ट है, मैं जो बोल रहा हूँ बस उतना करो, ट्रस्ट मी नहीं आता, प्रीवियस उठा के देख लो, किसी बीएसएससी उठा के देख लो, उतना डिटेल में इनसे नहीं पूछा जाता है, मैक्स टू मैक्स पूछ रहे हैं, बताओ कौन सा चार्टर अधिनियम नहीं है, ओके, इतने में निपट जाएगा आपका काम, बहुत बढ़िया से निपट जाएगा। अब देखो मैं जो समझाता हूँ आगे जो पूछा जाता है ना आपसे, 1858 का जो है ना भारत शासन अधिनियम पूछा जाता है, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। मैं इसका इंग्लिश भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये चार्टर नहीं है, ये भारत शासन अधिनियम है। आखिर क्यों बनाया गया इसको? सबसे इंपॉर्टेंट नाम ये समझो यहाँ पे, इसमें ये चीज हुआ ना, कलर चेंज कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट हुआ ना, देखो अभी तक क्या चलते आ रहा था, इसमें नाम चल रहा था गवर्नर जनरल चल रहा था नाम, आपको पता होना चाहिए क्या चल, भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम चल रहा था, ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया। अब इसका न्यू नेम क्या क्या गया भाई, न्यू नाम डाल दिया गया, डेट इज वायसराय, ठीक है, वायसराय रखा गया। अब कहा गया अब ये वायसराय के नाम से जाने जाएंगे। और उस टाइम पता है आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ओके। जब ये लास्ट पूछा जाता ना कि भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, तो उसी को वायसराय बना दिया गया, वो बन गया फर्स्ट वायसराय, ठीक है, बन गया लॉर्ड कैनिंग। तो ये चीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा। अब पूछा जाता है तो पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है ये मत पूछना, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का प्रथम वायसराय किसको घोषित किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग को, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था। प्रथम गवर्नर कौन था, क्या कहते हैं उसको, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई, तो कह सकते हो हम लोग वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना, बिकॉज दूसरी टाइम ये था ना गवर्नर जनरल, उसका नाम बदल दिया गया, वायसराय कहा गया, तो बन गया लॉर्ड कैनिंग। सिंपल, इतना सिंपल से तो चीज है, इसमें क्या करना है, ओके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी बहुत सारी चीजें जानने के लिए इसके अंदर, लाइक इसके अंदर पता है एक चीज की गठन की गई थी, वो था भारत के राज सचिव की गठन की गई, भारत के राज सचिव का गठन किया गया, ठीक है। कहते हैं ना इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसको गठन किया गया था, ठीक है, 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। इसके अंदर मुगल एम्परर को ही एंड कर दिया गया, ठीक है। मुगल जो थी ना, मुगल की जो मुगल किंग जो थे ना, या फिर मुगल एम्परर जो थी, उसको एंड कर दिया गया। चलो ठीक है, अब साफ कह दे रहे हैं मुगल उगल कुछ नहीं है, कहानी खत्म, अब जो भी है भारत पर शासन हमारा है, अब तुम कहानी खत्म हो गया। पहले चल रहा था कैसे, देखो ब्रिटिशर्स ना मुगल को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया, ठीक है, ये तुम यहाँ पे तुम राज कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे हमारे अंदर अधीन करना। बाद में कहने लगे तुम क्या करोगे राज करके, तुम हटो, जाओ उधर जाके पकौड़े उकड़ो बेचो, जैसे मोदी जी कहते हैं, अब हमें राज करने दो, ठीक है, वो काम कहा गया।
तो इस तरीके से जो जो बीबीआई चीज़ें मैंने आपको ओवरऑल दे दी, बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इनके अंदर, ठीक है। लाइक मंत्री परिषद की गठन हुई थी, अ, भारत परिषद का एक गठन हुआ था, वो सभी चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक है वो भी ज़्यादा है, मैंने आपको करा दिया, ठीक है। चलो हम लोग अब आगे देखते हैं इसी के अंदर कि और क्या चीज़ें आ सकती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो लुसेंट में पढ़ोगे या फिर किसी पॉलिटी के बुक लक्ष्मीकांत अगर आप उठा लेते हो, वैसे तो हिम्मत मत करना उठाने की हम लक्ष्मीकांत, लेकिन फिर भी कुछ लोग पढ़ाने लगते हैं यूट्यूब पे, डिफेंस के बच्चों को भी, लाइक एयरफोर्स नेवी के बच्चों को, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है आपको। लेकिन उसमें पढ़ोगे ना तो बीच में बहुत सारे एक्ट्स मिलेंगे भाई, 1861 का अधिनियम मिल जाएगा, भारत परिषद अधिनियम, वो आपके एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ सुन लो, 1873 का अधिनियम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिनियम क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। इसके अंदर ना साफ साफ ना भंग कर दिए इन्होंने, जो भी इनका वो था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने खत्म कर दिया, कंपनी को इन्होंने खत्म कर दिया, एंड कर दिया उसकी। अब कह रहे चलो ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं है भाई, रहने दो उसको, अब क्या नौटंकी चल रहा है, हमने भारत को इतना कब्जा कर लिया गया, अब तुम क्या करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब तक खेलेंगे, खत्म कर दिया। अब खत्म करके ना उन्होंने फटाक से अगले 3 साल के अंदर क्या कर दिया, उसको एक नियम ला दिया 1876 का ना, क्या कहते हैं उसको, शाही उपाधि अधिनियम के नाम से जाना जाता था वो, ठीक है, अधिनियम। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, शाही उपाधि अधिनियम मतलब रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। तो अब इसके अंदर क्या हुआ होगा, इमेजिन करो, मेरे बिना बताए इमेजिन करो क्या हुआ होगा इसके अंदर। तो कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर। अब जब मैं बोलूँ ना कि शाही उपाधि, मतलब जरूर किसी चीज की आपको उपाधि दी गई होगी, वो भी शाही मतलब राजसी टाइप का चीज फील हो रहा है। तो इसमें क्या कहा गया ना, देखो जो ब्रिटिश की इंग्लैंड की क्वीन थी, या फिर ब्रिटिश क्वीन थी, क्या नाम था उसका, उसका नाम विक्टोरिया था, मैं भी रिमेम्बर कर रहा था, विक्टोरिया, ठीक है। उसको कहा गया ना वो इंडिया की क्वीन है, ठीक है। अब वो क्या हो गई, क्वीन ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। कहा गया ना कि चलो ठीक है, जो विक्टोरिया किंग थी ना, ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया थी, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, अब वो भारत की भी महारानी कही जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया था ना साफ साफ कि अब हम लोग, पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी खेल रहे थे ना कि कंपनी के थ्रू शासन करेंगे, कंपनी के नाम पे शासन करेंगे, अब वो सब खत्म हो गया। अब हमें डर नहीं है, हमने बहुत सारे स्टेट तुम्हारे हड़प लिया है, हथिया लिया है, हम जैसे मन वैसे शासन करेंगे। और ओवरऑल यहाँ से उन्होंने खुलेआम कह दिया कि अब जो है कंप्लीटली भारत, हम खुल के कहते हैं कि भारत अंग्रेजों का है, और अंग्रेज की जो महारानी है, अंग्रेजों की जो महारानी है वो भारत की भी महारानी, तुमको मानना पड़ेगा। ये 1876 का शाही उपाधि अधिनियम कहता है, ठीक है। बाकी 1892 का जो भारत पार्स क्या कहते हैं उसको, पार्षद अधिनियम आया, जिसको इंडिया काउंसिल्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में, ठीक है, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भारत परिषद अधिनियम। इसको पढ़ने के बाद एक बार लुसेंट पढ़ लेना, मस्त हो जाओगे आप, कहोगे सब कुछ सुना सुना लग रहा है, और जो चीजें ना समझ में आए, मुझे लग रहा है वो पढ़ाया हुआ नहीं है, उसको स्किप करते जाना लुसेंट के अंदर। इसके अंदर देखो भाई ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इसके अंदर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है, और एग्जाम में यही पूछता है आपसे, या फिर इसको कह सकते हो इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। स्टार्ट हो गया यहाँ से, अप्रत्यक्ष चुनाव जो है यहाँ से शुरू हो गया। बस इतना आप याद रखोगे, इसके अलावा कुछ नहीं, कि अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किस एक्ट से की गई, तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था वहां से, ठीक है। बाकी और भी देखो 1909 का अधिनियम आया था भारत पर, ठीक है, वो भी पढ़ लो, वो तो इम्पोर्टेंट है, 1909 वाला, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। इंडिया काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ये है, या फिर इसको आप ना मार्ले मिंटो के नाम से भी जान सकते हो,
मार्ले मिंटो एक्ट। ओके, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी जहाँ से एग्जाम में आपके नहीं आएगी, बस ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ से क्या है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, बहुत बार पूछा गया है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं, तो 1909 के अधिनियम, ठीक है। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था ना, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको याद रखो। भारत परिषद अधिनियम, देखो मेरे को बुक पढ़ के ही पढ़ना है, तो मैं चाहूँ तो पूरा बुक पढ़ा दूँ आपको, मेरा क्या जा रहा है, मेरे को व्यूज मिलेगा, वीडियो ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है, मेरे पास टाइम भी अभी है, लेकिन आप पे बर्डन मेरे को नहीं देना है आपको, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ाऊंगा। जैसे हम संविधान के अंदर जब घुसेंगे ना, वहां पे मैं बोलूंगा कि ये चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा, और ये सभी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नाम से जाना जाता है, इसको याद रखो। इसके बाद एक चीज़ आता है आपका 1900, एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। ये मार्ले और मिंटो दो इंसान थे, ठीक है। ये जो मार्ले था ना, ये इसका नाम था मार्ले, ये कौन था, और दूसरा कौन है हमारा, मिंटो, ये कौन था, ये दोनों अलग अलग इंसान थे। मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। तो मार्ले कौन था भाई, वो तो जो मैंने बोला था ना आपको, एक गठन की गई थी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, तो उसी में ये क्या बना था भाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना था, इंडिया बना था, जिसको हम लोग भारत के राज्य सचिव के तौर पे जानते हैं। भारत का राज्य सचिव था ये, ठीक है, उस समय। और मिंटो कौन था, तो वायसराय था ये हमारा, ठीक है, वायसराय था उस टाइम पे मिंटो। ये भी पूछ लेते हैं, बताओ मार्ले मिंटो अधिनियम किस किस एक्ट को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। 1909, 1919, 1900 कुछ भी डाल देगा आपको, लाइक 1873, 1892, तो आपको बताना होगा कि 1909 के अधिनियम को ही मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम पे जानते हैं। और ये मार्ले और मिंटो दो अलग अलग थे, तो पूछ सकता है कि मार्ले उस टाइम कौन था, तो भारत का राष्ट्र सचिव था, मिंटो कौन था, वायसराय था, ठीक है, ये इतना बहुत है। अब एक चीज पूछता है आपसे ना 1919 का अधिनियम के बारे में, 1919 का अधिनियम के बारे में, ये भी आपका वही है, भारत शासन अधिनियम ही है, ठीक है, ये है आपका भारत शासन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम है ये, ओके। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैंने पढ़ाया भी था आपको, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं। अब इसको ये नहीं पूछेगा कि क्या है ये, इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसको अन्य नाम से जाना जाता है, हम लोग किसको नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। अब इसके पीछे की थोड़ी सी ब्रीफ कहानी मैं बता देता हूँ आपको, अगर ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हम लोग, इतना बस इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। बस इस एक्ट को ही ना ये भी कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बस इतना जानो आप लोग, मॉन्टेग्यू, ये यू सिंगल होगा, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। बस ये पूछेगा ना कि 19 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है, 1919 का अधिनियम को जाना जाता है। तो इसके अलावा आपको मेरे हिसाब से जो अब जानने की जरूरत है वो है सबसे इम्पोर्टेंट और आज के लिए हमारे लिए लास्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब मैंने बहुत ही आराम से ये वीडियो को बनाया, रीज़न है क्योंकि ये सारे जितने भी फैक्ट्स हैं मैं उठा के लाया हूँ, अदरवाइज मैं चाहता ना तो इसको 3 से 4 पार्ट में बनाता और दबा के, मतलब कहते हैं ना कि कंटेंट मिल जाता, बहाना मिल जाता है इसको,
तो वो काम मैं नहीं कर रहा, बहुत ही लिमिट में दूंगा, जो भी दूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा। अब ये चीज़ आपके एग्जाम के लिए 1935 का भारत शासन अधिनियम क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझो, होने का रीजन समझो क्या है। ये अभी जो करंट का संविधान है ना, संविधान का बेस मान, ठीक है, इसको बेस माना गया अभी करंट के कॉन्स्टिट्यूशन को मान लो, संविधान को मान लो, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा ना अभी के जो संविधान में है वो एज इट इज रख दिया गया है। 1935 का जो शासन अधिनियम आया था, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, बस ये चीजों को नोट कर लो, उस टाइम हमारे पास रिसेंट में कोई संविधान नहीं था। जब तक संविधान बन नहीं गया ना, उस टाइम कुछ टाइम तक 1935 के 12 शासन अधिनियम के तहत देश को चलाया गया, बहुत सारे रूल लिखे हुए थे, और ये जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था, और बहुत सारे हिस्सा को ना बिना कुछ छेड़छाड़ किए 1935 के भारत संविधान अधिनियम को बिना छेड़छाड़ किए वैसे के वैसे उठा के संविधान के अंदर डाल दिया गया। तो कंप्लीटली इंडिया के द्वारा बनाया गया संविधान नहीं है अपना, बहुत सारी कंट्रीज से लिया गया, लाइक ब्रिटिश से 1935 का शासन अधिनियम लिया गया। अब 1935 के शासन अधिनियम में क्या क्या चीजें हैं, इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ने से अच्छा है हम पढ़ेंगे आगे चल के, कि जब पढ़ेंगे ना कि कौन सी चीजें कहाँ से ली गई हैं, तो उसमें ये सभी चीजें पढ़ने को अपने को मिल जाएंगी। लाइक अगर हम बोले ना कि देखो ब्रिटिश में संसद को, पार्लियामेंट को वो लोग देते हैं कि सुप्रीमेसी है, तो हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, कानून कौन बनाता है, संसद ही बनाता है हमारे इंडिया में। तो ये सभी चीजें कहाँ से ली गई हैं, तो कहीं ना कहीं 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो ये 35 का भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ का था, तो अंग्रेजों ने बना के दिया था ना, तो ऑब्वियस चीज है उनके कंट्री का था। ये न्यायालय की व्यवस्था हमने की, कहाँ से लेके आए थे, ब्रिटिश से लेके आए थे हम। भारत परिषद का अंत हमने किया, और कहते हैं ना कि सांप्रदायिक हमने निर्वाचन का स्टार्ट कर दिया। तो ये सभी चीजें कहाँ से हमने किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग लेके आए हैं भारत संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, जो कि कंप्लीटली ब्रिटिश का देन है, और वहीं से हम लोग उठाए, और बहुत सारी चीज ना अलग अलग कंट्री से भी हम लोग उठाए, आगे चल के पढ़ेंगे। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी देखते हैं क्या होता है आगे चल के। आपको लगती है कि वीडियो हेल्पफुल है, तो काफी मेहनत लगता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत भी नहीं लगा है, बस वही रिकॉर्डिंग करने का जो टाइम जाता है वो और एफर्ट, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करो और अभी ज्वाइन कर लो, 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाएगी, A to Z 50 कोड यूज़ कर लोगे। तो अगर कोड यूज़ करने नहीं आ रहा है तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना, टीम मेंबर बता देगी। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना।